हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आइए जल्दी से उसका रिवीजन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा था कि फूड का इंजेक्शन करते थे, फिर फूड का डाइजेशन होता था, फिर फूड का ऑब्जॉर्प्शन होता था, फिर उसके बाद फूड जो होता है ब्लड में जाता था, और फिर ब्लड से फूड जो होता है टिश्यूज में जाता था, और फूड का ब्लड से टिश्यू में जाना ही एसिमिलेशन कहलाता था। क्या बोला था बच्चों कि ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब क्या होता है कि टिश्यू में फूड का ब्रेकडाउन होगा, टिश्यू में फूड का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होती है किसमें, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। जब फूड का ब्रेकडाउन बताया था लास्ट लेक्चर में, बताया था कि जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और CO2 रिलीज करवाएंगे। और यही ऑक्सीजन यूज एंड CO2 रिलीज इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, यही ऑक्सीजन यूज एंड CO2 रिलीज इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आल्सो नोन एज ब्रीथिंग। सब लास्ट लेक्चर में बता दिया था, आल्सो नोन एज ब्रीथिंग। और लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ब्रीथिंग इज आल्सो कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है उसके डिफरेंसेस सुनिए। ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। क्या होता था, क्या बताया था कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। फिर हमने डिस्कस किया था कि रिस्पायरेशन करने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिस्पायरेटरी ऑर्गन। एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से होती है, ठीक है। वैसे ही रिस्पायरेटरी ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है। एनसीईआरटी ये भी कहती है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज हैबिटाट एंड अनदर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट मीन्स आप कहाँ रहते हो। पानी में रहते हो दैट इज एक्वेटिक, जमीन पे रहते हो दैट इज लैंड, आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल, लैंड इज आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स दैट इज हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गन्स। अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन, देन वी कैन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज द ऑर्गन दैट रिस्पायरेटरी ऑर्गन विच हेल्प टू गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज द ऑर्गन विच हेल्प टू गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब हमने ये बताया कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन दो बातों पर डिपेंड करता है, एंड वन इज हैबिटेट एंड अदर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट क्या होता है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है। आप लैंड पे रहते हो या वाटर में रहते हो, लैंड पे रहोगे तो टेरेस्ट्रियल होगा और वाटर में रहोगे तो एक्वाटिक होगा, ठीक है। अब क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइए देखते हैं। हमने हैबिटेट के बारे में देख लिया,
अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें समझने के लिए हमें 11th एनसीईआरटी के यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में जाना पड़ेगा। आपने वहाँ पहले भी पढ़ा होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म का कैसे हुआ था। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता सेल से। ठीक है, कैसे होता था? सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, फिर होता था टिश्यू लेवल, फिर होता था ऑर्गन लेवल, फिर होता ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, और इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या क्या होता है वो भी देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखेंगे और रिस्पायरेटरी ऑर्गन लिखेंगे। मीन्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सेलुलर लेवल होते हैं, टिश्यू लेवल तो ऑर्गन लेवल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं, और उनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं आइए देखते हैं। आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा जो सेलुलर लेवल होता है वो था पोरीफेरा। एग्जाम्पल होता है इसका स्पॉन्ज। ठीक है, अभी हम पहले ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की। क्या होती है रिस्पायरेटरी ऑर्गन, कैसे हो रिस्पायरेटरी की प्रक्रिया स्टार्ट कर, कैसे रिस्पायरेटरी प्रोसेस करते हैं। टिश्यू लेवल में हमने देखा था सीलेंट डेटा, एंड टीनोफोरा। सीलेंट डेटा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हाइड्रा, एंड टीनोफोरा का कॉम जेलीज। ऑर्गन लेवल में होता है हमारा प्लेटी हेलमिंथीज, टेपवार्म। ऑर्गन सिस्टम में होते हैं एस्कलमंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डिटा, उसके बाद से होता है बच्चों कोर्डेटा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पोरीफेरा में होता है वो सेलुलर लेवल होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं जीबीएस, दैट इज जनरल बॉडी सरफेस। सीलेंट डेटा में भी जीबीएस होता है, दैट इज जनरल बॉडी सरफेस। टीनोफोरा में भी होता है जीबीएस। प्लेटी हेलमिंथीज इसमें भी जीबीएस होता है, लेकिन एस्कलमंथीज जो होता है बच्चों वो पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट। एस्कलमंथी पैरासाइट होता है जो कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है।
उसमें रिस्पायरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वो रिस्पायरेशन करेगा तो जनरल बॉडी से सरफेस से करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तो समझ में आया। एनेलिडा करता है मॉइस्ट क्यूटिकल से, आर्थ्रोपोडा में बच्चों देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा अगर टेरेस्ट्रियल है अर्थात लैंड पे है तो इसके अंदर ट्राइकेरी सिस्टम से करता है, ट्राइकेरी सिस्टम से रिस्पायरेटरी में ट्राइकेरी सिस्टम होता है, आल्सो नोन एज बुक लंग्स और बुक लंग्स। लंग्स नहीं बोलेंगे बच्चों, बुक लंग्स। क्या बोलेंगे? बुक लंग्स। और जो एक्वाटिक में होता है अर्थात वाटर में, वो करेंगे गिल्स और बुक गिल्स। ठीक है, क्या होता है कि हमने पढ़ा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल में पोरीफेरा, पोरीफेरा में जनरल बॉडी सरफेस होती है, टिश्यू लेवल सीलेंट टेटा होती है, एग्जाम्पल इसमें हाइड्रा होती है, टीरोफोर में कॉम दिली होती है, जनरल बॉडी सरफेस होता है। ऑर्गन लेवल में हम प्लेटी हेलमिंथीस पढ़ता है, जिसमें एग्जाम्पल टेपोर होता है, जीपीएस होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में एस्कलमेंथीस था, एस्कलमेंथीस हमारा जो था ये पैरासाइट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, इसमें रिस्पायरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर रिस्पायरेशन वो करेंगे तो जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। एनेलिडा मॉइस्ट क्यूटिकल से करते हैं। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा क्या करते हैं कि दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, उसका हैबिटेट जो होता है, अगर टेरेस्ट्रियल में हो तो ट्राइकेरी सिस्टम और बुकलन से करेंगे, और अगर एक्वेटिक और वाटर में हो तो हमारा क्या करते हैं? वो हमारे गिल से या बुक गिल से करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से मोलस्का। ठीक है, अब यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ मिटा के मैं लिखता हूँ। जो मोलस्का होता है वो गिल्स करता है, आल्सो नोन एज मेंटल कैविटी। और इसके दो फंक्शन होते हैं, रिस्पायरेशन भी और एक्सक्रीशन भी करता है। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों करता है। फिर आता हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हमारा जो करता है वो जनरल बॉडी सरफेस, जीबीएस, या आपने पढ़ा हुआ एनिमल किंगडम में वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, उससे कर सकता है। क्या? वाटर वैस्कुलर सिस्टम से। फिर होता है हेमिकार्डिटा, ये होता है गिल से करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे कॉर्डिटा के बारे में। ठीक है बच्चों, ये सब ऑर्गन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। सील एंड टेटा टीनोफोरा में क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं, ये हमारे टिश्यू लेवल के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गन लेवल में हमने प्लेटी हेलमिंथीस पढ़ा था। प्लेटी हेलमिंथीस जो करता है वो हमारा जनरल बॉडी सरफेस करता था। फिर उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम में हमने पढ़ा था एनेलिडा पढ़ा था। एनेलिडा हमारा मोस्ट क्रिटिकल से करता था। आर्थ्रोपोडा पढ़ा था। ठीक है, आर्थ्रोपोडा पढ़ा हमारा बुकलंग से करता था, बुगिल्स करता था। ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल है तो बुकलंग से करेगी या ट्राइकेरी सिस्टम पाया जाता है उसमें। और हमारा अगर वो एक्वेटिक है या वाटर एक्वेटिक है अर्थात वाटर में रहता है तो हमारा गिल्स और बुकिल से कहता है। फिर हमने नीला आर्थ्रोपोडा पढ़ी। फिर मोलस्का हमने पढ़ा था, गिल्स उसे गिल से करता है, उसमें मेंटल कैविटी होती है। ठीक है, और ये जो दोनों का फंक्शन कर सकता है, दैट इज रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन दोनों का था। फिर हमने पढ़ा था इकानोडर्मेटा जनरल बॉडी सरफेस से करता है, और इसमें पाया जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि आपने एनिमल किंगडम में पढ़ रखा है। और हेमिकॉर्डेटा जो होता है वो गिल से करता है, हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, कॉर्डेटा के अंदर पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्या होता है? वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं?
फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स या बर्ड्स, और होता है मैमल्स। ठीक है। अब फिश का जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल्स से होता है, बाकी सारे का जनरली लंग्स से होता है, जनरली या मोस्टली। क्यों मैंने जनरली और मोस्टली बोला, आगे बात करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और बता दें आपको कि इनको वर्टिब्रेट्स क्यों कहा गया, और ऊपर वाले को, ऊपर वाले सारे जितने थे, दैट इज पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्कलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, इन सबको इनवर्टिब्रेट क्यों कहा गया, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट होती हैं। अब इनको डिफरेंट क्या होता है उसमें, क्योंकि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या ये होता है कि इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें कहाँ से कहाँ लेके चले जा रहे हैं। हमने रिस्पायरेटरी ऑर्गन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, हमने पढ़ा था। वन इज हैबिटेट, अनदर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉर डेटा का। कहा जाता है कि जनरली रिस्पायरेशन में बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व नहीं होता है। जनरली रिस्पायरेशन में बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व नहीं होता है, बट वर्टिब्रेट तक आते आते रिस्पायरेटरी ऑर्गन वैस्कुलराइज्ड हो जाते हैं। क्या होता है, जनरली जो होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन में बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट वर्टिब्रेट तक आते आते क्या होता है कि वर्टिब्रेट तक आते आते रिस्पायरेटरी ऑर्गन वैस्कुलाइज्ड हो जाता है। ठीक है। अब जो वैस्कुलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होती है वो दो टाइप की होती है, वैस्कुलराइज्ड रिस्पायरेटरी एक तो हो जाएगा गिल्स से, एक हो जाएगा लंग्स से। जो गिल्स से करता है वो होता है ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। क्या होता है, ब्रोंकियल नहीं, ब्रोंकियल नहीं बच्चों, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, कंफ्यूज मत होना। और लंग्स से जो करता है उसे पल्मोन रिस्पायरेशन और पल्मोनरी रिस्पायरेशन।
क्या होता है बच्चा, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में रहते हैं उनमें लंग्स काम नहीं करता है, इसलिए जो फिश जो होती है, ठीक है, वो गिल्स से रिस्पायरेशन करती है, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो है, क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में लंग्स बिल्कुल काम नहीं करता है, तो ऐसा माना जाता है कि व्हेल का शिकार ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि व्हेल तो पानी में रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, व्हेल इज नॉट ए फिश, व्हेल इज द मैमल्स। एनिमल किंगडम में आपको बताया गया था कि व्हेल इज मैमल्स नॉट फिश, ठीक है। दे हैव लंग्स, और लंग्स एक्वाटिक में पानी में काम नहीं करता है, ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट में काम नहीं करता है। दैट्स वाई जो व्हेल मछली होती है वो पानी से बाहर आती है और ढेर सारे हवा को भरती है। तो क्या हवा कभी ख़त्म होता है बच्चों, ठीक है। जब हवा ख़त्म होती है, ठीक है, तो फिर पानी से बाहर आता है और वह उसका शिकार कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ब्लू व्हेल की शिकार ज़्यादा होती है। क्यों होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद से आपने कोर में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिज्म जो थे, फिश थे, एम्फीबियन थे, रेप्टाइल्स थे, बर्ड्स थे और मैमल्स थे। हमने बोला था फिश जो होता है गिल से करता है, बाकी सारे मोस्टली लंग से, ठीक है। अब मोस्टली लंग्स क्यों बोला था, क्योंकि इसी में हमारे एम्फीबियन भाई साहब हैं, वो क्या करते हैं, एम्फीबियन कहते हैं साहब हम एम्फी हैं, हम दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। कहते हैं साहब हम तो एम्फी हैं, हम दोनों जगह रहते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लैंड, तो हम लंग्स से करेंगे, दैट इज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। एक्वेटिक या वाटर तो हम साफ करेंगे बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। लेकिन एक कंडीशन और होती है, जब वो एस्टिवेशन करते हैं, मतलब वो कीचड़ में रहते हैं, तो वो करते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है। क्या क्या होता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स में हमारे वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी वर्टिब्रेट्स है, उसमें फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स थे। तो उसमें क्या होता था, फिश जो होता गिल से करता था, बाकी सारे मोस्टली लंग से करते थे, और उसमें भी एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फी मतलब दोनों जगह पे रह सकते थे, तो इसलिए उनके बारे टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो लंग से करते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, एक्वेटिक जो होते हैं वो बक्कोफेरेंजियल करते हैं, और कीचड़ में जो एस्टिवेशन कर देते हैं, ठीक है, वो क्यूटेनियस। एस्टिवेशन क्या होता है ये आगे पढ़ाया जाए आपको, चैप्टर मतलब 12th के NCERT में है, ठीक है, आगे बताया जाएगा। और ये क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। अब आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, आपने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया आपने, ब्रीथिंग इंट्रोडक्शन पढ़ लिया पूरा, मैंने आपको बता दिया। फिर हमने पढ़ा रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन का अगर कोई पूछे रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन, तो वी कैन से दैट रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज द ऑर्गन विच हेल्प टू गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद से पढ़ा था रिस्पायरेटरी ऑर्गन किन बातों पर डिपेंड करता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन दो बातों पर डिपेंड करता है, दैट इज वन इज हैबिटेट, अनदर इज लेवल ऑफ ऑर्गन। हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, लेवल ऑफ ऑर्गन जैसे हमने सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और सिस्टम लेवल पर पढ़ लिया था। हमने सेलुलर लेवल पर पढ़ा था, सेलुलर पर पोरीफेरा था, जनरल बॉडी सरफेस से करता है, टिश्यू लेवल पर हमने पढ़ा था कि सीलेंटेरिया टिनोफेरा जनरल बॉडी सरफेस से करता था। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन प्लेटी हेलमेंथीस था जो हमें जनरल बॉडी सर्फेस से करता था। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल हमने पढ़ा था एस्केलमेंथीस। एस्केलमेंथीस जो होता है वो जनरली पैरासाइट होता है, इसलिए एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, लेकिन अगर वो रिस्पायरेशन करेगा, ठीक है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा तो जनरल बॉडी सर्फेस का। फिर हमने एनालिटा पर एनालिसिस जब मोस्ट कोइटल से करता था। फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो हमारा करता था, और आर्थ्रोपोडा जो होता है अगर वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, ठीक है, अर्थात लैंड पे है, तो हम उसको करवाते थे बुकलंस, और उसमें ट्राइकेरी सिस्टम पाया जाता है। और उसके बाद से अगर हमारा एक्वेटिक में होता है तो हम उसको गिल से और बुक गिल से करवाते हैं।
उसके बाद से मैंने पढ़ा था एनिलिया आर्थ्रोपोडा मोलस्क का पढ़ा था। मोलस्क का हमारा जनरल बॉडी सरफेस था, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस होता था और उसमें मेंटल कैविटी होती है, ठीक है, सॉरी हाँ गिल्स होता था और मेंटल कैविटी होता था, जो हमारा क्या करता था कि दो फंक्शन करता था, रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों करता था। फिर उसमें हमारे इकानोडर्मेटा पढ़ा था, जनरल बॉडी सरफेस से करता है और इसी में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, हमने पढ़ा था उसमें एनिमल किंगडम में पढ़ा था। फिर उसके बाद से हमारे हेमिकॉर्डेटा में हमारा गिल्स करता था। फिर हम ये सारे इन्वर्टिब्रेट हो गए। फिर हमने कॉर्डेटा की बात करी थी, कॉर्डेटा में हम वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में हमारे फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर हमने इसके बारे में सारा पढ़ लिया कि कैसे कैसे इसकी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद से हम पढ़े ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हम किसका रिस्पायरेशन देखेंगे? ह्यूमन का रिस्पायरेशन देखेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन पल्मोनरी सिस्टम। हमने रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, हमने ब्रीथिंग इंट्रोडक्शन ले लिया। अब उसके बाद से फिर होता है हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमें पता है कि ह्यूमन जो होता है मैमल होता है, ठीक है। क्या होता है? ह्यूमन इज मैमल। अब मैमल्स जो रिस्पायरेटरी मैमल्स के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इस बारे में लंग्स होता है। तो लंग्स ये लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, नोन एज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है, नोन एज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अब क्या होता है कि एनसीईआरटी कहती है ह्यूमन बॉडी हैज वन पेयर लंग्स। ह्यूमन बॉडी में एक पेयर लंग्स होती है, ठीक है। अब जो होता है लंग्स जो होता है बच्चों, लंग्स एक कैविटी के अंदर होती है, दैट इज thoracic cavity। thoracic cavity। आइए थोड़ा सा थोरेसिक कैविटी के बारे में जानते हैं, क्या होता है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इतना समझ आया बच्चों कि ह्यूमन जो होता है मैमल होता है, ठीक है, और मैमल के जो अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, जो हमने पहले देख लिया है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है लंग्स होता है, ठीक है। और लंग्स होने की वजह से उसमें कौन सा रिस्पायरेशन होता है? पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। एनसीईआरटी कहती है ह्यूमन बॉडी हैज वन पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पेयर लंग्स होती है और लंग्स एक कैविटी के अंदर जिसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। अब क्या होता है थोरेसिक कैविटी, आइए देखते हैं।
थोरेसिक कैविटी। क्यों क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी हमें थोरेसिक कैविटी? क्योंकि थोरेसिक कैविटी यहाँ का टॉपिक नहीं है बच्चों। थोरेसिक कैविटी टॉपिक हुआ है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि आगे है चैप्टर नंबर 20। लेकिन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हमारे आपने देखा होगा कि हमारे नेक के बिहाइंड, ठीक है, नेक के बिहाइंड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ये होता है बेस ऑफ नेक। ठीक है, बेस ऑफ नेक। यहाँ पे होता है सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, कितनी होती है? 7। आगे पता चलेगा बच्चों। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, बस यहाँ पे ब्रीफली इसको जानेंगे। उसके बाद से होता है हमारा चेस्ट। ठीक है, वेंट्रली चेस्ट होता है। डॉर्सली में हमारे पीछे, इसके चेस्ट के पीछे पाया जाता है हमारा थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री कितनी होती है? 12। फिर होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन के पीछे पाया जाता है हमारा लंबर वर्टिब्री, होती है 5। फिर होती है सैक्रम के पीछे होती है सैक्रल वर्टिब्री। सैक्रल के पीछे तो सैक्रम वर्टिब्री जो कि होती है 1, और सैक्रल के नीचे होती है हमारे कॉक्सिक्स। ठीक है, ये सैक्रम 5 होती है, फ्यूज होके 1 हो जाती है। क्या होती है? सैक्रम। अब कैसे होती है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टॉपिक है। ठीक है, हम इसमें बस ब्रीफली इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि बॉडी के वेंट्रल साइड में एक बोन होती है जिसे स्टर्नम बोलते हैं। बॉडी के वेंट्रल साइड में यहाँ पे होती है स्टर्नम होती है। ठीक है, अब स्टर्नम से अटैच होता हमारा रिब्स। 12 पे रिब्स होती है। ठीक है, और नीचे होता है डोम शेप डायफ्राम। डायफ्राम, डाया। ठीक है, ये होती है रिब्स, और रिब्स में हमारी होती है इंटरकोस्टल मसल। तो ये हमारा हो गया स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के पीछे हमारे थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, लैटरली हमारी राइट रिब्स, लेफ्ट रिब्स। ठीक है, क्या होता है? लैटरली हमारी राइट रिब्स और लेफ्ट रिब्स, और रिब्स में पाया जाता है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, और यहाँ पे पाया जाता है डोम शेप डायफ्राम, लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम। आगे स्टर्नम, पीछे थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, नीचे डायफ्राम, साइड में रिब्स, और रिब्स में पाए जाते हैं इंटरकोस्टल मसल। आगे स्टर्नम, पीछे थोरैसिक वर्टिब्री, डोम शेप डायफ्राम, नीचे डोम शेप डायफ्राम, साइड में हमारा रिब्स होता है, और रिब्स में होता है इंटरकोस्टल मसल होती है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है?
बच्चों इतना समझ गए? समझ गए? आगे क्या होता है? स्टर्नम, पीछे होता है थोरेसिक वर्टिब्रे, साइड में होता है रिब्स, एक मसल होती है जो डोम से होती है, डायफ्राम, नीचे डोम से डायफ्राम मसल होती है, ठीक है। और उसके बाद से साइड में होती है रिब्स होती है, और हमारा जो होता है इसमें इंटरकोस्टल मसल होता है। यह एक एयर टाइट कैविटी होती है, एयर टाइट कैविटी होती है। कौन? थोरेसिक कैविटी एयर टाइट कैविटी होती है, और इसमें रिब्स होता है जो कि बंद होता है, रिब्स बंद होता है, इंटरकोस्टल मसल होता है जो मिलकर बनाते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर ह्यूमन की अर्थात मैमल की एक पेयर लंग्स रखी होती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि लंग्स कैसे रखी होती है। ऊपर बेस ऑफ नेक, नीचे डायफ्राम, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल होती है इसमें, ये होती है इंटरकोस्टल मसल। और यहाँ पे होती है स्टर्नम, ठीक है, पीछे थोड़ा सी वर्टिब्री होती है, ठीक है। और उसके बाद से अब इसका हम एंटेरो पोस्टीरियर व्यू देखेंगे, ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में हमारा देखो ये होता है हमारा बेस ऑफ नेक, ये होता है डायफ्राम, ये होता है हमारा रिब्स। अब एंटेरो पोस्टीरियर देख रहे हैं, डायफ्राम हो गया, ये रिब्स हो गया, ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर देख रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टर्नम नहीं दिखा सकते, हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। आगे स्टर्नम होता है, पीछे थोरेसिक वर्टिब्री होती है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि घर में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर ग्लास को हम अपने मुंह पे चिपकाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वो मुंह पे चिपकाने के बाद उस हवा को खींचते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, ग्लास चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? ड्यू टू निगेटिव प्रेशर। क्या होता है बच्चों? ड्यू टू निगेटिव प्रेशर, ठीक है। बेस ऑफ नेक है सेम, जैसे मैंने आपको गिलास वाला एग्जांपल बताया, ठीक है। सेम उसी तरह था लंग्स में भी निगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। बेस ऑफ नेक है, डायफ्राम है, ठीक है, बेस ऑफ नेक है, डायफ्राम है, स्टर्नम है, रिब्स है, चेस्ट है, स्टर्नम है, रिब्स है, चेस्ट है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंतर्गत, ठीक है, मतलब वर्टिब्रेट के। और कितना अच्छा मैकेनिज्म है बच्चों कि गॉड ने इसे एक एयर टाइट कैविटी में रखा है, और एयर टाइट कैविटी में निगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। क्या होता है? निगेटिव प्रेशर होता है। जब थोरेसिक कैविटी बनी तो प्रेशर जो था निगेटिव प्रेशर था, ठीक है। अब किसी चीज़ में निगेटिव प्रेशर होगा, ठीक है, मान लो निगेटिव प्रेशर होगा, तो हम एयर को लेंगे तो क्या होगा, एयर को अंदर लेंगे तो चीज़ें फैलेंगी कि सिकुड़ेंगी? फैलेंगी, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जब
जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो क्या होता है कि लंग्स उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, एक गुब्बारे की तरह होता है, ठीक है, गुब्बारे की जैसा होता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है, जब बच्चा बाहर आता है, अर्थात डिलीवरी होती है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, बच्चे को पीठ को थपथपाते हैं। जब बच्चा पहली बार रोता है, जब बच्चा पहली बार रोता है तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू निगेटिव प्रेशर एयर अंदर जाएगा, और एयर अंदर जाने के बाद से क्या होता है, लंग्स फूल जाता है, ठीक है, फूल जाता है, वही लंग्स होता है। क्या होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये होता है, ये हमारा हो गया थोरैसिक कैविटी, और लंग्स में होता है पल्मोनरी कैविटी। दोनों बच्चों सेम नहीं है, थोरैसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी सेम नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जैसे हवा अंदर जाएगी तो क्या होगा, लंग्स जो फूल जाएगा, ठीक है, और लंग्स जब अगर फूलता है तो क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, ठीक है। और अब इसके बाद से बच्चों इसमें होती है थोरैसिक, दोनों चीज नहीं होता बच्चों, पल्मोनरी कैविटी और थोरैसिक कैविटी सेम। थोरैसिक कैविटी के अंदर जो होती है लंग्स होती है, लेकिन लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैविटी होती है, ठीक है बच्चों। क्या होता है कि थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स होती है, एक पेयर लंग्स होती है, और लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैविटी होती है, दोनों कहना सही नहीं होगा, ठीक है। अब थोरैसिक कैविटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है रिस्पायरेशन में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन पढ़ा, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटाट पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर हमने हैबिटाट पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, ठीक है। फिर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा था। फिर हमने पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पढ़े, एस्कलमेंथी, प्लेटीहेल्मिंथी, एस्कलमेंथी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कॉर्डेटा, इसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन। हमने कॉर्डेटा को फिर से हमने उसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को पढ़ा था। कॉर्डेटा में हम वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स में हमारा क्या होता था, फिश था, एम्फीमियन था, रेप्टाइल्स था, बर्ड्स था, मैमल्स था, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने बच्चों ये बताया था कि जो है कि हम ब्लू व्हेल की शिकार क्यों होता है, ये सब मैंने एग्जाम्पल में बताया था तुम्हें क्यों होता है, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि एक्वाटिक हैबिटेट में लंग्स काम नहीं करता, इसलिए फिश जो होती है गिल से रिस्पायरेशन करती है, ठीक है। फिर हमने ये भी बताया था कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम किसका बेसिकली जिक्र करके मैमल्स में भी किसका, ह्यूमन का करें, तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी में हमने ये भी पढ़ा था कि हम ह्यूमन के अंदर एक पेयर लंग्स पाई जाती है, ठीक है। और हम जो है ह्यूमन एक मैमल्स होती है, और मैमल रिस्पायरेशन लंग्स करता है, ठीक है बच्चों। अब लंग्स से रिस्पायरेशन तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। अब वो लंग्स एक कैविटी में रखी होती है, जिसको नाम दिया जाता है थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी को हम इस चैप्टर का तुम टॉपिक नहीं है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक है, तो लेकिन हम इसको मतलब इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी हमने पढ़ा था। थोरैसिक कैविटी पढ़ने के लिए हमने पहले वर्टिब्री पढ़ी थी, ठीक है। वर्टिब्री हमने बताया था 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 ओवरिस होता है, ठीक है। अब कैसे कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, ठीक है, वो सब बता दिया था। फिर हमने रिब्स बता दिया था, हमने बता दिया था कि जो होता है आगे स्टर्नम होती है, पीछे हमारा थोरैसिक वर्टिब्री होती है, नीचे हमारा डायफ्राम होती है,
ठीक है, और साइड में हमारा रिब्स होती है, और इसके बाद से इंटरकोस्टल मसल होती है, ठीक है, रिब्स में इंटरकोस्टल मसल होती है। ये सारे जो होते हैं रिस्पायरेशन में एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सी कैविटी को यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि कैसे कैसे क्या होता है कि रिस्पायरेशन है। हाँ, हमने ये भी बताया था कि एक क्वेश्चन है कि जो है लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वर्ड आ गया, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद से फिर जो है हमने पढ़ा था कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो फिर हमने पढ़ा था कि जो है लंग्स को फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, मतलब कॉमनली कह सकते हैं कि लंग्स ही होता है, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पेट के बाहर आता है, डे आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, जब बच्चा पहली बार रोता है तो उसमें ड्यू टू निगेटिव प्रेशर क्या होता है, बच्चे के अंदर हवा जाती है और लंग्स जो होता है फूल जाता है, ठीक है। लंग्स तो बहुत ज़्यादा फूल सकता है, लेकिन उसमें स्पेस कम होता है, ठीक है, थोड़ा सी कैविटी में स्पेस कम होता है, ठीक। उसके बाद से फिर क्या होता है कि उसके बाद से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट होती है कि कैसे होती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है। वैसे मतलब ब्रीफली मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, कि एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल एंड डायफ्राम, ठीक है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यहाँ होती है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये एंटेरो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंटेरो पोस्टीरियर, और डायफ्राम जो होता है वो करता है बच्चों डोर्सोवेंट्रल, ठीक है, डोर्सोवेंट्रल करता है। उसके बाद से क्या होता है कि उसमें इंक्रीज होगा थोरैसिक चैम्बर, अब थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा पल्मोनरी वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो डिक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब अंदर की प्रेशर अगर कम होगी तो हम क्या करेंगे, इंस्पायरेशन, ठीक है। क्योंकि आप बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो बॉडी को बैलेंस करके रखना चाहती है, ठीक है। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए अगर हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर निगेटिव हो जाएगा तो हमें इंस्पायरेशन करेंगे तभी तो बॉडी बैलेंस होगी, अंदर के इन्वायरमेंट से और बाहर के इन्वायरमेंट से, तभी तो बॉडी बैलेंस होगी, ठीक है। और अगर बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है, बॉडी का बैलेंस हम नहीं करते तो मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट होगा तो विभिन्न डिफरेंट टाइप की डिसीज होंगी, ठीक है, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ये सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बच्चों हमारा अगला टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। थैंक यू बच्चों।